हेलो गाइज। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें 9th की बुक इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट बिहार के गांव की कहानी आज मैं पढ़ाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट होगा चैप्टर और इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए और मैं उस कमी को दूर करने की बहुत कोशिश करूँगी। लेट्स गो। सबसे पहले अवलोकन देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पूरा पढूं या फिर पढ़ के एक बार बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जिस तरीक़ा से मैं कर रही हूँ। अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। सबसे पहले अवलोकन में क्या है कि एक फतेहपुर गांव है और जिसमें मतलब तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये गांव फतेहपुर क्यों फतेहपुर ही पड़ा, क्यों दूसरा नाम नहीं पड़ा। तो सबसे पहले तो फतेहपुर गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ का एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति यानी श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे, जिनके नाम पर यह गांव का नाम फतेहपुर पड़ा क्योंकि उनका नाम क्या था, फतेश्वर नारायण सिंह। तो अब गांव के परिचय में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय यहाँ से करा देती हूँ, इसके बाद मैं करती हूँ कैसा है। सबसे पहले तो फतेहपुर गांव के पूरब में पुनपुन नदी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फतेहपुर गांव के पूरब में पुनपुन नदी है और पश्चिम में क्या है, पटना है। यानी कि आप सीधा सीधी ऐसे मैं फिगर पर दे के समझाती हूँ ताकि आप लोग आराम से उधर पढ़ने नहीं लगिए, मेरी बातों को सुनिए। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है और पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से पूरब की ओर स्थित है। ठीक है। और यहाँ विभिन्न जातियाँ के लगभग 1500 परिवार रहते थे। उस टाइम की बात है, अब तो बहुत अधिक हो गया होगा। और जिसमें अधिकांश लोग भूस्वामी थे, यानी उनके पास भूमि बहुत अधिक था। और यहाँ पर इतना हो गया। तो एक बार फिर मैं करा देती हूँ। सबसे पहले गांव का परिचय। ये कहानी फतेहपुर ही मतलब इस कहानी में फतेहपुर गांव की कहानी क्यों है, क्योंकि फतेहपुर गांव पटना राजधानी के निकट था। वहाँ सारा बिजली व्यवस्था थी, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल आदि, ट्रक, बस सब थे। परिवार भी लोग थे, भूस्वामी थे। पुनपुन नदी थी, मुख्य सड़क मार्ग और नज़दीक था। मतलब हर तरह से वो इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी संपन्न था। तो इसीलिए इस गांव का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यह कहानी में फतेहपुर गांव की कहानी है। तो फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर क्यों पड़ा, तो आप लोग बता सकते हैं। श्री फतेश्वर नारायण सिंह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के नाम पर यह पड़ा है। गांव के पूरब में पूरब में क्या है, पुनपुन नदी। पश्चिम में पटना गया, जो मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ती है। पटना से 9 किलोमीटर ही दूरी पर यहाँ से स्थित है इस गांव से। और यहाँ विभिन्न जातियों के लोग लगभग उसमें 1500 परिवार रहते थे। परिवार है फ्रेंड, यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, यानी कि जनसंख्या 1500 लोग थे, 1500 परिवार। अब परिवार में भी लोग रहते हैं, कोई का बड़ा परिवार होता है जिसमें 10-15 लोग भी रहते हैं, 20-25 लोग भी रहते हैं। छोटा परिवार 6-12 रह सकते हैं। तो 1500 परिवार रहते थे, जिसमें अधिकांश लोग क्या थे, भूस्वामी थे। तो इतना तो हम लोग जान लें। अब हम थोड़ा गांव का जीवन यापन कैसे लोग करते थे उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले फतेहपुर की खेती का मुख्य क्रिया था। अगर ये तो पूछता है एग्जाम में पक्का कि गांव फतेहपुर खेती का मुख्य क्रिया था, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और दुकानदारी, परिवहन आदि था। तो फतेहपुर गांव की मुख्य पेशा क्या था, कृषि था, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सम्मिलित था। तो और सबसे पहले तो इसके अलावे यहाँ पर लोग क्या करते थे, तो भूस्वामी थे, उपजाते थे। और यहाँ पर सड़क होने के कारण बैलगाड़ी, मोटर
मोटरसाइकिल आदि सब देखे जा सकते थे। इसके बाद यहाँ पर बहुत लोग कोई ज़्यादा गरीब नहीं थे। मतलब अगर हम गांव को चौथाई मतलब कि 4 भागों में बांट दिए तो 3 भाग अच्छे थे और एक ही भाग यानी 1/4, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1/4 गांव के कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते थे, जो मकान मिट्टी और फूस से बने हैं। और इंदिरा आवास योजना के तहत तो पक्का मकान बनाने की व्यवस्था भी की गई है। और नज़दीक होने के कारण घरों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। पटना राजधानी नज़दीक है। और हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख रखाव के लिए गांव में पावर ग्रिड भी स्थापना की गई है। खेती सभी नलकूप बिजली ही चलते हैं और उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय और एक हाई स्कूल के साथ साथ डिग्री कॉलेज भी है। और 2 राजकीय, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी हॉस्पिटल भी है जहाँ रोगियों को उपचार किया जाता है। इससे पता चलता है कि फतेहपुर गांव काफ़ी मतलब सुखी संपन्न था, कोई खास वहाँ दिक्कत नहीं थी। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी था। महिलाओं को संगोष्ठी अक्सर देखी जाती थी और कला मंच स्टेज भी था जहाँ पर सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय और एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिक आकर्षण का केंद्र था, यानी आस्था का। और स्टेज था जिससे मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ, फंक्शन वगैरह में भी लोग अपना भाग लेते थे। आंगनबाड़ी होने के कारण महिलाओं को संगोष्ठी भी होता था, वो चेकअप होता था। और इसके बाद फतेहपुर गांव मतलब सीधा सीधी इतने से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अन्य गांव की तुलना में सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी और सब अच्छे सुखी संपन्न था। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि फतेहपुर गांव में विद्यालय, डिग्री कॉलेज, मध्य विद्यालय और यहाँ पर क्या बोलते हैं पश्चिम में पटना गया और पूर्व में पुनपुन नदी और गाड़ी की व्यवस्था, भूस्वामी, काफ़ी कृषि, पशुपालन वगैरह सारा चीज़ संपन्न था। तो गांव के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, बस ये पूछेगा तो बस यही सब। पूरब में कौन सी नदी है तो पुनपुन नदी। और यहाँ सड़क, परिवहन साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र भी है, तो कोई यहाँ खास दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा उत्पादन के बारे में समझेंगे, बाकी सब तो यहाँ पे ही था और यहाँ पर कुछ है तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड, कोई भी मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ काम करता है। जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ किसी प्रकार का काम करना पड़ता है, चाहे वो खेतीहर हो, किसान हो, खेत में काम करता हो, कारखानों में काम करता हो, मजदूर हो, कारीगर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, या मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जीवन जी रहा है तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही है कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। इस लाइन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। यहाँ कह रहा है कि उत्पादन के द्वारा समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। यानी आप उत्पादन कीजिएगा तो आप समाज में वस्तुओं और सेवाओं को निर्माण कीजिएगा। सृजन मतलब निर्माण करना। यहाँ आप सृजन का अर्थ क्या कह सकते हैं कि निर्माण करना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अभी पेंसिल से, निर्माण करना। निर्माण करना यानी कि आप उत्पादन कीजिएगा, कोई चीज़ प्रोडक्शन कीजिएगा तो उसके द्वारा ही समाज में वस्तुओं यानी कोई वस्तु का या सेवाओं का, अब डॉक्टर हैं तो सेवाओं का निर्माण कीजिएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए। और हमारी आवश्यकता को संतुष्टि करती है। गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश, विश्व की ओर से हम देखते हैं तो लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी कार्य में जुड़े होते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर संलग्न होते हैं। तो जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करनी पड़ती हैं। गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ इसमें बताएगी। और बिहार के गांव में खेती के उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है।
और इसके अलावा अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो अन्न उत्पादक जो होता है इस गतिविधि को हम गैर कृषि में रखेंगे। अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो कृषि हो गया, और अन्न उत्पादक जो हो गया वो गैर कृषि में रखा। अब उत्पादन क्या होता है, तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना होता है, यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पादन प्रोडक्शन का अर्थ होता है कि आप जो उपयोग कर रहे हैं उत्पादन करना, यानी कि उपयोगिता जो आप उपयोग करने वाले हैं उसका सृजन करना। अगर यहाँ आप नहीं समझते हैं तो सीधा सीधी मैं यहाँ कुछ लिखी हूँ, आप समझ सकते हैं कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ होता है पैदा करना या उपजाना, सीधा सीधी बात। उत्पादन का अर्थ क्या होता है, पैदा करना या उपजाना। तो वस्तु या पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा, सीधा सी बात है। किसी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं यानी उपजा रहे हैं तो उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग धान, जिसके पिताजी किसान हैं तो वो धान उत्पादन करते हैं, गेहूँ उत्पादन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पिताजी ये उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो उत्पादन का अर्थ पैदा करना, उपजाना। सीधा सीधा अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो उत्पादन का अर्थ होता है वस्तु या पदार्थ का निर्माण करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से। अब हम लोग उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधन क्या है, तो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन के लिए कुछ साधन की आवश्यकता। अगर आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं, आप ही सोचिए अगर आप धान ही उत्पादन कर रहे हैं तो आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी, कुदाल, हल, बैल, ट्रैक्टर, धान, बीज, जो भी कुछ हो, तो उसके लिए कुछ साधन की आवश्यकता होना चाहिए। साधन तो ऐसे मुख्य 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था और साहस। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। मतलब कि उत्पादन में जो हमें साधन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उत्पादन के लिए कुछ साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। तो ये तो लिखने वाली बात नहीं थी तो इसलिए हम नहीं लिखें। बाकी उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। 5 साधन। भूमि, सबसे पहले आप कोई चीज़ उपजाना चाहते हैं, मतलब उत्पादन करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास भूमि होना चाहिए, मतलब ज़मीन होना चाहिए, तभी तो आप उत्पादन कीजिएगा। आसमान में तो उत्पादन नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको भूमि होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास मेहनत यानी श्रम होना चाहिए। आप पौधा बीज लगा दिए और उस पर पानी नहीं डालिएगा, समय पर आप सिंचाई नहीं कीजिएगा, कोई पौधा लगाएं तो आप कैसे उत्पादन होगा। तो सबसे पहले तो भूमि, कुछ भी के लिए उत्पादन करना हो, आपको फैक्ट्री ही लगानी हो, कंपनी स्थापित करनी हो, तो भूमि पर ही ना कीजिएगा, आसमान में तो नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले कोई भी उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, इसके बाद पूंजी यानी पैसा होना चाहिए आपके पास, पूंजी होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए जिसको हम संगठन भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो यानी भूमि, लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, उद्यम या साहस, है ना, इंटरप्राइजेज। तो यहाँ हमको इतना 5। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमि के बारे में। तो खैर ये लंबा वीडियो हो जाएगा, आज इतना ही, फिर हम लोग आराम से देखेंगे। और इसमें जो भी कुछ आप लोग को थोड़ा कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें।